देख रहे हैं अवाम के उठाए गए सवालात, हालत आसरा पर तबसरों, तज्जियों, खबरों पर मुहित प्रोग्राम न्यूज लाइन रिदा सैफी के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रिदा सैफी। इस्लामाबाद में पाकिस्तान मिनरल्स इन्वेस्टमेंट फोरम 2025 से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि मुल्क में मादनी ज़खायर की मालियत खरबों डॉलर है और इन मादनी ज़खायर से मुस्तफ़ीद होकर पाकिस्तान IMF को खैरबाद कह सकता है और कहने में बड़ा फ़र्क है। ये कह सकता है वाले जुमले हर हुकूमत कहती है मगर वो कुछ कर नहीं पाती। सच ये है कि इस वक्त हम IMF के शिकंजे में बुरी तरह फंसे हुए हैं और दूसरा अमरीकी टैरिफ ने भी रही सही कसर निकाल दी है। स्टॉक एक्सचेंज जो कि तेजी के साथ नीचे की तरफ जा रही है, आखिर हमारी फॉरेन पॉलिसी ट्रंप इंतजामिया को यह बावर क्यों नहीं करा पा रही कि इजाफी टैरिफ पाकिस्तानी मईशत को नुकसान पहुंचा रहे हैं। पाकिस्तान को उनका इत्तेहादी है ना, फिर भी हमारी पॉलिसी मौसर क्यों नहीं है। इस हवाले से इन्वेस्टर्स को भी तशवीश है। एक इन्वेस्टर ने इस हवाले से इन्वेस्टर कॉन्फ्रेंस में क्या कहा, आइए आपको सुनाते हैं। खासी रिकवरी कर चुके हैं। अब तो ये सब बॉल गेम जो है बिटवीन जो वॉशिंगटन में बैठे हैं हमारे रिप्रेजेंटेटिव, जो उनका कोई काम नहीं होता, वो अब रिप्रेजेंट करें पाकिस्तान को, टैरिफ से जान छुड़वाएं, उनसे निगोशिएट करें ट्रंप की टीम से कि भाई हम तो आपके एलाय हैं, हमने तो इकोनॉमिकली इतना नुकसान उठाया आपकी वॉर्स की वजह से। अभी भी 2 बॉर्डर्स पर हमारा टेंशन चल रहा है और रोज़ हम सुबह उठकर क्या खबरें देख रहे होते हैं कि यहाँ पर ये हो गया और खवारिज आ गए और ये अटैक हो गया। तो हम तो ऑलरेडी इस जंग में हैं, हम तो आपके एलाय हैं, हमको पता है आपको कि भाई हम लोग IMF के कितने डेट के तले हैं, हम लोगों के ऊपर क्या क्या मसाइल हैं, हमको तो एक्सपोर्ट में आपको मोटिवेट। दूसरी जानिब मौजूदा हुकूमत के लिए कहा जाता है कि आवाम को रिलीफ देना उसके कंट्रोल में नहीं है क्योंकि IMF इजाजत नहीं दे रहा। हुक्मरान आवाम को रिलीफ देने में इतने बेबस है तो हाल ही में काबीना की तादाद और वजीरों मशीरों की जो तनख्वाहें बढ़ाई गई हैं उसके लिए भी IMF से इजाजत ली गई थी क्या, आवाम सवाल कर रहे हैं। इससे कबल वफाकी हुकूमत ने अरकान पार्लियामेंट और आला जजेस की जो तनख्वाहें मराद बढ़ाई थी, क्या वो भी IMF की इजाजत और मंजूरी से बढ़ी थी? सवाल ये है। आलमी सतह पर पेट्रोल के नर्ख कम होते हैं तो इस कमी का फायदा पहुंचाना तो हुकूमत के इख्तियार में है, मगर हुकूमत लेवी बढ़ाकर फिर अपना फायदा हासिल कर लेती है, मगर अवाम को ये जायज फायदा भी नहीं दे रही है। 2.5 बरसों में मौजूदा हुकूमत को इतनी तौफीक नहीं हुई कि वो अपने अवाम को मुकर्ररा नरखों पर चीनी ही फराम करते जो उसके कंट्रोल में था, जिसके लिए IMF की इजाजत की भी जरूरत नहीं थी। हुकूमत को अपनों को नवाजने से तो IMF नहीं रोकता, मगर अवाम को रिलीफ देने में IMF को जवाज बनाया जाता है क्योंकि हुकूमत अवाम को रिलीफ देना ही नहीं चाहती और अवाम को मायूस कर चुकी है। हुकूमत ने महंगाई बढ़ाकर आवाम की चीखें जरूर निकलवाती हैं। दूसरी जानिब PTI के हालात भी कुछ अच्छे नहीं है। पार्टी के अंदर इख्तिलाफात की एक लहर चल रही है। फैसल वाडा ने इल्जाम लगाया कि PTI में सबको सब मिल रहा है, इमरान खान को कुछ नहीं मिल रहा। साथ साथ शाह महमूद कुरैशी भी बोल चुके हैं कि जेल में PTI क़यादत और कारकुनों के दिल जलते हैं, बाहर मौजूद रहनुमा तवज्जो दें। PTI की क़यादत का मुतफ़िक़ा फैसला करने वाली है, यही सवाल सबके ज़हनों में है, मगर हुकूमत जमात ने तहरीक इंसाफ को मुज़ाकरात की दावत दे दी है। तारिक फजल चौधरी ने क्या कहा, आइए सुनते इस हवाले से। क्योंकि मुख्तलिफ ग्रुप्स बने हुए हैं और उनकी आपस में जो है वो राय में तजाद है। कोई कहते हैं मुज़ाकरात होने चाहिए, कोई कहते हैं यकसर नहीं होने चाहिए, कोई कहते हैं एस्टेब्लिशमेंट से होने चाहिए, कोई कहते हैं नहीं एस्टेब्लिशमेंट से नहीं होने चाहिए, पार्लियामेंट में बात करें, पार्लियामेंट को अहमियत दें। तो ये मुख्तलिफ राय उनमें पाई जाती है, लेकिन मैं समझता हूँ कि इसमें हतमी तौर पर ये आप ये कहें कि वे फॉरवर्ड यही है। PTI के रहनुमाओं की क़यादत में तजाद ये है कि कुछ रहनुमा चाहते हैं कि जारहाना पॉलिसी अपनाई जाए और कुछ कहते हैं कि मामलात को ठंडा नरम करके रखा जाए। अब सवाल ये है कि पार्टी के बानी इमरान खान इस हवाले से क्या फैसला करते हैं। क्या जारहाना सियासत चलाकर अवाम में मकबूलियत को तरजीह देंगे या फिर मफामत करके अपने लिए रिलीफ की आबाद बढ़ाएंगे। आपको ये भी बताते चलें कि आज ही अडियाला जेल के करीब जैसे ही उनकी बहनें मिलने के लिए उनसे गईं और उनके वकला और मुख्तलिफ रहनुमा मिलने के लिए गए हैं, तो वहीं पर पुलिस और उनके कारकुनों में भी झड़पें हुई हैं। कई लोग गिरफ्तार हुए, कईयों को छोड़ दिया गया अपोजिशन लीडर के जो है वो यकीन दहानी पे, और काफ़ी सारे उनकी जो अपनी हमशीरा यानी कि बहनें, उनको गाड़ी में बिठाया गया। किसी भी हुकूमत के दौर में अपोजिशन की
अहम लीडरों को गाड़ी में बिठाना या उनकी बहनों को या उनकी माँ को या किसी को भी विमेन कार्ड प्ले करके अरेस्ट करना, इस तरह से लेके जाना, हमेशा जमहूरियत के नाम पर एक बहुत बड़ा सवाल जमहूरी हुकूमत के दौर में ये लग जाता है, जो कि आज भी लग गया है। इसी सब पर बात करेंगे जी। मेरे साथ सबसे पहले मौजूद हैं शेख आफ्ताब अहमद हैं, सीनियर मरकज़ी रहनुमा मुस्लिम लीग नून के MNA हैं। मेरे साथ सैयद हसन मुर्तज़ा हैं, सीनियर मरकज़ी रहनुमा CC के पीपल्स पार्टी के, उनको भी खुशामदीद कहूँगी। मेरे साथ शानदाना गुलजार साहिबा हैं, MNA हैं, PTI से बड़ी वोकलिस्ट जो है वो पार्टी मेंबर हैं और डिसीजंस में भी अहम बड़े खान साहब के साथ साथ हमेशा से रहते हुए हमें नज़र आती हैं। तीनों मौजूद मेहमानों को खुशामदीद कहूँगी, बहुत शुक्रिया आप तीनों का। सबसे पहले मैं शेख आफ्ताब साहब आपकी तरफ आऊँगी। शेख आफ्ताब साहब, बड़ी अच्छी बात है, इस्लामाबाद में एक पाकिस्तान मिनरल्स इन्वेस्टमेंट फोरम हो रहा है, खिताबात हो रहे हैं, बड़ी बड़ी बातें हो रही हैं। वज़ीर आज़म कह रहे हैं कि मादनी ज़खायर की मालियत खरबों डॉलर हैं और इन मादनी ज़खायर से हम मुस्तफ़ीद होकर IMF को खैरबाद कह सकते हैं। दूसरी जानब आज आर्मी चीफ ने भी बड़ा अच्छा स्टेटमेंट दिया, उन्होंने कहा कि आलमी इदारे पाकिस्तान में सरमायाकारी करें, मजबूत सिक्योरिटी फ्रेमवर्क हम यकीनी बनाएंगे। लेकिन एक इन्वेस्टर का भी आपने सॉर्ट चुना। वो जो लोग बातें कर रहे हैं कि जी पाकिस्तान में सिक्योरिटी का मसला, खवारिज का मसला, फिर अमरीकी टैरिफ के ने जो बुरा हाल किया है 3-4 दिन से स्टॉक एक्सचेंज का, और ये जो सारा इम्पैक्ट आ रहा है, हाउ वी कंट्रोल दिस ऑल। और सारी हुकूमतें कहती तो हैं कि हम ये कर सकते हैं, कह सकते हैं, लेकिन कहने और करने में बड़ा फर्क है। क्या आपकी हुकूमत वाकई कुछ कर पाएगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने मुझे अपने प्रोग्राम में मदऊ किया। देखिए मैडम, बात यह है कि हमारी एक तारीख, लोग मुस्तकबिल के हवाले से बात करते हैं, हम अपने माजी के हवाले से बात करते हैं। 2013 में जब नवाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म पाकिस्तान बने तो हमने IMF से कर्ज लिया, 14,000 मेगावाट हमने बिजली बनानी थी और हमारे बहुत से मंसूबे थे, वो हम उसने के लिया। लेकिन मुझे याद है आज तक कि 2016 में IMF के वफद को बुलाकर जब आखिरी किस्त अदा की गई उनकी, तो नवाज शरीफ साहब ने रात को डिनर पर उनसे कहा कि गुड बाय फॉरएवर, ये हम कर चुके हैं, ये हम नहीं कहते कि हम करेंगे, हम कर चुके हैं और इंशाल्लाह आइंदा भी चंद सालों के अंदर अंदर हम हमेशा के लिए उन्हें गुड बाय कह देंगे। अगर कोई ऐसे हालात ना पैदा कर दिए गए जो 2017 में पैदा कर दिए गए थे, एक चलती हुई हुकूमत को खामखा गिरा कर मुल्क को तबाही के किनारे पर पहुंचा दिया गया। देखें, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है कि जो हमारे प्राइम मिनिस्टर ने आज भी कहा है कि खरबों डॉलर के यहाँ पर ज़खायर मौजूद हैं, सोना, चांदी, हीरे, जो कुछ भी डायमंड्स हैं या जो भी आप कुदरत के तोहफे कह सकते हैं, वो हमारे पास मौजूद हैं। और वैसे भी कहा जाता है कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हमने छुपा रखे हैं खजाने ज़मीनों आसमानों में, तो मैंने तलाश कर। तो इसलिए ये तो एक अल्लाह ताला की तरफ से इंसान के लिए तोहफे हैं। वैसे तो पूरी दुनिया की कायनात जो है वो अल्लाह ताला का एक तोहफा है इंसानों के लिए। तो ये एक विजुअल सर्कल नहीं है, ये एक हकीकत है। अगर वाकई नेगेटिविटी से ये चीजें दराज की जाएं तो पाकिस्तान खरबों डॉलर जो है वो कमा सकता है और पाकिस्तान दुनिया में एक ऐसे मकाम पे पहुंच सकता है जो कि एक खुद कफील मुल्क होता है। ये कोई ऐसी मुश्किल बात भी नहीं है, नीयत नेक हो तो अल्लाह ताला सवाब पैदा कर देते हैं। बाकी रहा, आपने कहा कि इसके जो मामलात हैं इनके PTI के अंदरूनी, उनके अंदरूनी मामलात हैं वो वो तो मैं उस पर जाऊंगी बाद में, अभी तो मैं इस पे बात कर रही हूँ। मैं जरा बाकी भी मेंबरान से बात करती हूँ। हसन मुर्तज़ा भाई की तरफ भी जाऊंगी और शानदाना साहब की तरफ भी जाऊंगी। शानदाना साहब, आपको आवाज आ रही है मेरी? जी बिल्कुल आ रही है जी। शानदाना साहब, बड़ी अच्छी इस्लामाबाद में मिनरल्स इन्वेस्टमेंट हो रही है उस एतबार से, और बड़े अच्छे अच्छे खिताबात हो रहे हैं, स्टेटमेंट्स आप सुन रही हैं चीफ का भी, प्राइम मिनिस्टर का भी, उन्होंने जो दिया और भी मैंने बताया। लेकिन जहाँ पर ये मिनरल्स इन्वेस्टमेंट हो रही है वहीं पर एक बिल की बात भी हो रही है जो पार्लियामेंट के अंदर हो रही है, और वो है माइंस एंड मिनरल बिल, जिसके ऊपर आज एक बहुत बड़ी प्रेशर कर डाली इख्तियार वली साहब ने। उन्होंने कहा कि जी माइंस एंड मिनरल बिल इमरान खान की रिहाई से मशरूत करना मजमूम अज़ाइम को जाहिर करता है।
کیا واقعی آپ لوگوں نے اس بل کے حق میں جانے کے لیے اس بات کو مشروط کر دیا ہے کہ جی خان صاحب کی رہائی ہوگی تو ہم اس کو پاس کریں گے؟ بہت شکریہ ردا. شرم آنی چاہیے ایک آدمی کو جو جس صوبے کا ہے اپنے صوبے کو بیچ رہا ہے. 18ویں ترمیم زرداری اور نواز شریف وغیرہ نے کروائی تھی, عمران خان نے نہیں کروائی تھی. اور 18ویں ترمیم میں یہی لکھا ہوا ہے کہ جتنے نیچرل ریسورسز ہے ان کا صوبوں پہ کنٹرول ہوگا. اب پاکستان میں آپ دیکھ لیں بیچارہ بلوچستان, سوئی گیس نکلتی تو بلوچستان میں ہے لیکن بلوچستان میں دستیاب نہیں ہے. کرک سے تیل اور گیس جاتا ہے ملتان فرٹیلائزر کمپنیز جو بڑی بڑی ہیں, فوجی فرٹیلائزر کو بھی ملتا ہے وہاں پہ, لیکن کرک میں وہ گیس نہیں ملتی, کوہاٹ میں نہیں ملتی. میرے علاقے میں بھی ریسنٹلی گیس ڈسکور ہوئی ہے. یہ بیسکلی اگر آپ کو یاد ہے پچھلے 1 سال سے ہم یہ بار بار کے پی والے بات کہتے ہیں کہ جہاں وسائل ہوتے ہیں وہاں دہشت گرد آ جاتے ہیں. اب دہشت گرد کوشش کریں کہ قانوناً یا اپنی طرف ان کو پرماننٹلی لے جائیں. یعنی 18ویں ترمیم میں بھی ایسا کبھی نہیں ہوگا کہ پنجاب سے غلہ نکلے گا اور کے پی میں اس کو آٹا بنے گا. پنجاب میں ہی یہ آٹا بنتا ہے اور پھر سارے پاکستان میں گھومتا ہے. سندھ میں بھی یہی ہوتا ہے. چینی جو ہے گنا ادھر ہی ان کے صوبوں میں اگتا ہے اور پھر یہ لوگ اس کو چینی بنا کے سارے پاکستان میں بیچتے ہیں. مسئلہ صرف کے پی بلوچستان کا ہے کہ اب ہمارے مائنز اور منرلز پہ نظر ہے. نہ اس کے اختیار ولی سے کوئی کام ہے, نہ اس کے عمران خان سے کام ہے. کام اس کا ہے صوبائی خود مختاری سے, وطن کی عزت سے, لوگوں کی ریسورسز سے. ایک بہت ہی کیا کہوں عجیب سے انسان نے یہ بات کہی تھی کہ یہ وسائل آپ لوگ معدنیات اپنی والدہ کے جہیز میں نہیں لے کے آئے, اور وہ مفتی منیر شاکر جس کو شہید کر دیا گیا اس بات کہنے پہ, اس نے یہی کہا کہ بالکل جی آج سے 6000 سال پہلے یہ ہم اپنی والدہ کے جہیز میں لے کے آئے تھے. آپ لوگ کتاب پڑھ لیں, آئین پڑھ لیں, قانون پڑھ لیں, سمجھ آ جائے گی. ٹھیک ہے, ہر صوبہ اپنے مائنز اینڈ منرلز پہ خود مختاری رکھتا ہے. خیر کون سی خود مختاری, ابھی بھی آپ کو اچھی طرح پتہ ہے کہ مائنز اینڈ منرلز کس کے ہاتھ میں ہے. ابھی ایک پرماننٹ جو آپ کو ہوتا ہے نا ایسٹ انڈیا کمپنی, یہ ایسٹ انڈیا کمپنی ہے نواز شریف کی زرداری, اور یہ کوشش کر رہے ہیں کہ چھوٹے صوبوں کو بالکل یرغمال کر دیں, برباد کر دیں. مائنز اینڈ منرلز ہوتے ہیں بلوچستان اور کے پی میں, انڈسٹری لگ جاتی ہے پنجاب اور سندھ میں. اس کی مجھے نہیں سمجھ آئی سوائے ایوب خان کے ٹائم کے جو ایک ان الیکٹڈ آدمی تھا, ایک ڈکٹیٹر تھا, ایک ٹائرنٹ تھا. وہ واحد آدمی تھا جس نے پورے پاکستان میں انڈسٹری لگانے کی کوشش کی تھی. 10 سال اس کی حکومت ملٹری ڈکٹیٹرشپ تھی لیکن اسے سارے پاکستان میں انڈسٹری لگوا کے دی. اب یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی عمران خان سے مت مشروط کرو, جھوٹے 2 نمبری, یہ بیسکلی صوبوں کو لوٹنا چاہ رہے ہیں. عمران خان تو دیکھیے پاکستان کی بہتری چاہتا ہے, اس نے کون سی فیکٹری لگانی ہے؟ فیکٹری تو نواز شریف لگاتا ہے, زرداری لگاتا ہے, جہاں جہاں انہوں نے سڑکیں بنانی ہوتی ہے اپنا سریا بیچنا ہوتا ہے. عمران خان کی کون سی فیکٹری ہے؟ اس نے کہا کرنا ہے مائنز اینڈ منرلز کو. معذرت کے ساتھ ان جھوٹوں کی باتیں مت مانیں, یہ لوگ قرآن پہ ہاتھ رکھ کر جھوٹ بولتے ہیں, ان کی کوئی بات ماننے کے قابل نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا ہے, قرآن پہ ہاتھ رکھ کے جھوٹ بول رہے ہیں, کوئی بات ماننے کی بات نہیں ہے. چھوٹے صوبے برباد ہو رہے ہیں ایسی پالیسیز سے. حسن مرتضیٰ صاحب آپ کی طرف آؤں گے. حسن یہ آواز آ رہی ہے آپ کو میری؟ جی آ رہی ہے رضا. اچھا, ایک طرف ہم دیکھ رہے ہیں کینالز کا مسئلہ اٹھا ہوا ہے, دوسرا ایک اور فرنٹ جو ہے وہ کھل گیا ہے, اور وہ یہ کہ اب ہم دیکھ رہے ہیں ابھی جیسے کہ ڈسکس بھی کر رہے ہیں, آج سے شروع ہو گئی ہے منرلز انویسٹمنٹ فورم پہ آج خطابات ہوئے, بڑے بڑے پاکستان منرلز انویسٹمنٹ فورم جاری ہے, انویسٹرز کو بلانے کی بات ہو رہی ہے. بٹ آف کورس جو حالات ہیں گراؤنڈ پر اس کو لوگ دیکھ رہے ہیں. آپ اگر یہ کہتے رہیں گے خالی کہ جی سب اچھا ہے, سب اوکے کی رپورٹ ہے, سب بہت ہی اچھا ہے, تو سامنے والا کچھ فیکٹس اینڈ فگرز بھی اپنے چیک کرے گا. اب وہ زمانہ تو نہیں رہا نا کہ لوگ خالی آپ کی بات سنیں, اسکرپٹ پڑھیں اور بس پھر کہہ دیں کہ جی ٹھیک ہو گیا ہے. لوگوں کی اپنی کیپیسٹی ہے, وہ گوگل بھی ہے, اے آئی بھی ہے, سب کچھ ہے, جا کے سرچ کر لیتے ہیں, 1 سیکنڈ میں ہر چیز آ جاتی ہے کھل کے. ہیونگ سیڈ دیٹ, اب اس طرح سے جو بات آج چل رہی ہے لڑائی کے طور پہ کہ جی ایک طرف وہ بل آ رہا ہے پارلیمنٹ کے اندر, مائنز اینڈ منرل بل, اس پہ نون لیگ کہتی ہے, اختیار ولی صاحب نے پوری بھرپور کانفرنس کر دی کہ جی وہ عمران خان صاحب کی رہائی سے مشروط کرنا مضموم ہے. پھر دوسری طرف شاندانہ صاحبہ بھی بڑی پرٹیننٹ پوائنٹ اٹھا رہی ہیں کہ جی 18ویں ترمیم کے بعد صوبوں کا اپنا اپنا رائٹ ہے, تو اس کو اس طرح سے جوڑنا غلط ہے. آپ اس پہ کیا سٹانس رکھتے ہیں؟ پیپلز پارٹی کیا سٹانس رکھتی ہے؟ آپ دونوں طرف کے موقف بھی دیکھ رہے ہیں, کیونکہ اگر اسی طرح سے ہر معاملے پر لڑائی ہوتی رہے گی تو حالات سارٹ نہیں ہوں گے, حالات تو اسی طرح خراب ہوتے جائیں گے. بہت شکریہ ردا. میں آپ سے گزارش کروں گا کہ باقی چیزیں تو ہوتی رہتی ہیں. میرا خیال ہے جب بھی ہم کسی نیشنل ٹی وی پہ یا کہیں بھی بیٹھے ہوں یا گفتگو ہو رہی ہو جہاں مختلف سوچ کے مختلف نظریات کے لوگ ہوں, تو ہمیں ایک دوسرے کا نام جو ہے وہ
तहजीब और महज़ब अंदाज में लेना चाहिए, क्योंकि बात करना तो हर आदमी जानता है और हक भी रखता है कि वो जिस तरह की गुफ्तगू करना चाहे। मेरी गुजारिश होगी कि अगर हम इज्जत एहतराम के साथ अपना अपना मौक़िफ़ पेश करें तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। तो जहाँ तक आपका सवाल काफ़ी लंबा था और 2-3 चीज़ें आपने सामने रखी। एक तो नहरों के इशू पे आपने बात की, तो वो वाकई ही बड़ा संगीन नौइयत का मसला है और वो किसी एक सूबे का नहीं है, वो सिंध से ज़्यादा पंजाब का है और पंजाब से ज़्यादा वो पाकिस्तान का है। अगर आज हम पानी की तकसीम पे एक नए सिरे से लड़ाई शुरू करेंगे तो मेरा ख्याल है कि जो तयशुदा चीज़ें हैं हम वो भी अपने हाथ से निकाल बैठेंगे। पंजाब के अंदर जो हमारे हिस्से का पानी है वो मेरा ख्याल है कि 20% पहले ही हमें लेस मिल रहा है, और अगर हम नई नहरें निकालेंगे तो हम वो पानी कहाँ से पूरा करेंगे? कौन से रिसोर्सेज हैं हमारे पास? कौन से हमने वाटर रिजर्वायर बना लिए हैं? कौन से डैम बना लिए हैं जहाँ से हम पानी लेंगे और उन नहरों को देंगे? आप किसी भी नहर को ले लें तो 14% तक उसकी सीपेज और उसके लॉसेज हैं, और जो चूलिस्तान के अंदर नहरें बनने जा रही हैं वहाँ हमारे वो लॉसेज 40% तक होंगे। 20% पहले शॉर्टेज का सामना है, तो ये कुछ 60-70% जो शॉर्टेज है ये कहाँ से पूरी होगी? पंजाब के पास जितना पानी है वो बताएं कि वो कहाँ से काट रहे हैं? वो सियालकोट से ले रहे हैं, चिन्योट से ले रहे हैं, फैसलाबाद से ले रहे हैं, किन इलाकों का पानी कम करके और वो जो है उन नहरों को दे रहे हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का तो उसमें मौक़िफ़ ये है कि हमें बताओ तो सही कि वो पानी आना कहाँ से है। आप सारी ज़राअत तबाह करने जा रहे हैं, आप मुल्क के अंदर एक नया तूफान खड़ा करने जा रहे हैं। उसके बाद आपने माइंस और मिनरल के हवाले से बात की, तो मेरा ख्याल है कि आइन और कानून के मुताबिक 18th अमेंडमेंट में जो जो चीजें डिवॉल्व हुई वो सूबों का हक है, इसमें कोई दो राय नहीं है, और वो सूबों को ही करनी चाहिए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ये सूबाई खुद मुख्तारी, सूबाई शनाख्त, इन इकाइयों को मजबूत करके वफाक को मजबूत किया था। हम तो नहीं कहते कि किसी भी सूबे से उसका हक छीना जाए। अगर पंजाब के अंदर ये कहते हैं कि हमने बिजली जो है उसकी कमी पूरी कर ली, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वाहिद पॉलिटिकल पार्टी है और सिंध वाहिद सूबा है जिसके अंदर सस्ती बिजली आज भी बन रही है, और वो पंजाब की आपकी सारी इंडस्ट्री फैसलाबाद की उसको वो फेस्को को सप्लाई हो रही है। तो ये चीजें हैं। मैं तो कहता हूँ कि बिल्कुल ये तकसीम जो है वो मुनसफाना होनी चाहिए। इनसे पहले भी एक हुक्मरान थे जिन्होंने कहा था कि हमने कौम को मुबारकबादें दी कि हमने समुंदर के अंदर गैस दरियाफ्त कर ली है और हमने फलां कर दिया है, और फिर कुछ अरसे के बाद वो मंसूबा भी फ्लॉप हो गया। फिर एक हुक्मरान थे जिन्होंने चिन्योट के अंदर जाके, मेरे डिस्ट्रिक्ट के अंदर जाके, बल्कि मेरे गांव के अंदर जाके जलसा भी किया और वहाँ कौम को मुबारकबादें दी कि सोने के ज़खायर मिल गए हैं। उन पे क्या हुआ? तो इसी तरह की अगर कोई खुशफहमियाँ कौम को मजीद देना चाहते हैं तो वो दें। अमली तौर पे जब तक कोई इक़दामात नहीं होंगे, कोई काम नहीं होगा, तो हमारे मसाइल हल नहीं हो सकते। बाकी ये किसी के भी बाप की जागीर नहीं है, ये सारी कौम का मुल्क है, सारी कौम का पैसा है। तहरीक इंसाफ का भी उतना ही है, हमारा भी उतना ही है, PMLN का भी उतना ही है, और तमाम लोग कोशिश करते हैं कि वो अपनी अहलियत के मुताबिक कि वो इसको बेहतर कर सके। अगर कोई कर पाता है उसका नाम भी तारीख में रहता है, कोई नहीं कर पाता उसका नाम भी तारीख में रहता है। तो इसलिए हमें इन चीजों से निकलना होगा कि हम हर चीज को किसी गिरफ्तारी के साथ जोड़ दें कि वो उसको छोड़ दो तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। ऐसा नहीं होना चाहिए। ये हमारे नेशनल इश्यूज हैं, इन पे हमारा इत्तफाक राय होना चाहिए। हमें बाकी सियासत करने के लिए और काफी चीजें हैं। ओके, शेख आफ्ताब साहब आपकी तरफ वापस आऊंगी। शेख आफ्ताब साहब, आज हमने देखा एक तरफ तो चलें ये हो रहा था, मसला यही आ रहा है, एक तरफ
بہت اچھی بات کری ہوتی ہے حکومت کہ جی ہم یہ انیشیٹو لے رہے ہیں، یہ لے رہے ہیں، دوسری طرف اپوزیشن کو جتنا سپریس کیا گیا ہے اس دور حکومت میں وہ بھی ہم سب کے سامنے ہے. آپ مانیں یا نہ مانیں وہ پھر ایک آپ کی اپنی سوچ ہے، اینڈ آئی ویلیو یور اوپینین ایز ویل. مگر یہ کہ جو بات ہے جو ہم دیکھ رہے ہیں، ہم بھی صحافی ہیں، ہم بھی اتنے سالوں سے دیکھ رہے ہیں، کام کر رہے ہیں، ہر حکومت میں دیکھتے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے. تو ماضی میں بھی کھل کے بات کرتے تھے، آج بھی کھل کے بات کرتے ہیں. تو یہ جو ساری سچویشن ہے، آج بانی سے ملنے کے لیے جیسے جاتی ہیں ان کی ہمشیرہ ہیں، ان کی بہنیں ملاقات کے لیے باہر سے ان کو اریسٹ کر لیا گیا. آپ کے دور میں بھی پی ٹی آئی کے دور میں بھی جب آپ اپوزیشن میں تھے، جب آپ لوگ کی گرفتاریاں ہوتی تھیں، مریم بی بی جاتی تھیں یا کوئی اور اریسٹ ہوتا تھا تو پھر بہت شور ہوتا تھا. آج آپ بانی پی ٹی آئی کی جو ہے وہ بہنوں کو اریسٹ کرتے ہیں ان سے جیل جانے ملنے کے لیے، تو پھر اس کے باہر سے تو یہ اس طرح کے حالات آج بھی پیدا ہو رہے ہیں. تو آپ کی حکومت میں اور ماضی کی حکومت جو تھی ان میں کیا فرق رہ گیا؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ میرا مزاجن تنقید پسند نہیں کرتا. میں ایک درمیانی راستہ اختیار کر کے کوشش کرتا ہوں کہ معاملات افہام و تفہیم سے طے پا جائیں. دیکھیں مجھے یاد ہے کہ لاہور کورٹ پر تلک جیل جب مریم صاحبہ نواز شریف صاحب کو ملنے کے لیے آئیں تو ان کی چھوٹی بیٹی بھی ان کے ساتھ تھی، اور وہاں پر پولیس آئی اور نواز شریف صاحب کے سامنے مریم صاحبہ کو ہتھکڑیاں لگا کر وہ وہاں سے لے گئے. دیکھیں نہ ان کے پاس کوئی وارنٹ ہے، نہ انہوں نے کوئی جواب بتایا کہ بھئی ہم کس اعتبار سے ان کو اریسٹ کر کے لے کر جا رہے ہیں. وہ لے کر چلے گئے. اب دیکھیں کہ امریکہ کے اندر عمران خان صاحب تقریر کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں واپس جا کر ایئر کنڈیشن بھی اتروا دوں گا اور ان کو سیل کے اندر اس طریقے سے رکھا جائے گا کہ ان کو ایسی سزا دی جائے گی کہ ان کی نسل بھی یاد کرے. یہ مناظر بھی ہم نے دیکھی. نہ وہ ٹھیک تھے نہ آج جو ہو رہا ہے یہ ٹھیک ہے. یہ بھی کوئی مناسب نہیں ہے. میں ایز اے ایک پولیٹیکل ورکر یا ایک انسان کی حیثیت سے یہ پسند نہیں کرتا. I really appreciate کہ آپ نے ایکسیپٹ کیا حکومت میں ہوتے ہوئے. مطلب کہ یہ میں اس وقت اس کو اچھا سمجھتا تھا، نہ میں آج اچھا سمجھتا ہوں. کاش کہ یہ حالات نہ بنتے. پولیٹیکل پارٹیز اپنا پولیٹیکل کردار جو ہے وہ صحیح انداز میں اپناتی تو یہ حالات شاید آج نہ پیدا ہوتے. تو شیخ صاحب یہ آپ کے جیسے سمجھدار لوگ جو ہیں، جو اس بات کا جن کو احساس بھی ہے اور جو سمجھتے بھی ہیں پارٹی کے اندر، وہ فیصلوں میں کیا نہیں ہے پارٹی کے جو بڑے فیصلے لیتے ہیں، بڑوں کی 3 بڑوں کی بیٹھک ہوتی ہے جس میں شہباز شریف ہے، میاں نواز شریف صاحب ہیں، مریم نواز صاحب ہیں، جب ان کی بیٹھک ہوتی ہے تو اس میں کیا آپ کے جیسے لوگوں کو نہیں کنسیڈر کیا جاتا کہ آپ پرانے ساتھی ہیں نواز شریف صاحب کے بھی، ایک درینہ حالات ہیں، کیا آپ کی سوچ کو نہیں سمجھا جاتا کہ جو آج بھی ہو رہا ہے، جیسے آپ خود کہہ رہے ہیں کہ یہ بھی نہیں ہونا چاہیے، جمہوریت کے حسن میں یہ اچھی بات نہیں ہے؟ تو حالات کل پیدا نہ ہوتے کہ آج جو کچھ ہو رہا ہے یہ ہو رہا ہے، یہ بھی نہ ہوتا. اب دیکھیں نا، مریم صاحب جب کراچی گئیں اور رات کو جس طریقے سے کہ ان کے ہوٹل کا دروازہ توڑ کر وہاں پر پولیس داخل ہوئی، یہ بھی غیر مناسب بات. ٹھیک ہو گیا. میں شاندانہ صاحبہ کی طرف جاؤں گی کیونکہ شاندانہ صاحبہ تو خود وہاں ادھر ہیں اور اسلام آباد میں اور چیزیں بھی دیکھ رہی ہیں بڑی کلوزلی. شاندانہ صاحبہ یہ جو آج ہوئی ہیں گرفتاریاں، اس کی پیچھے کیا وجوہات بنی؟ کوئی خاص کوئی وجہ بنی تھی؟ اور جس طرح سے ماضی میں ماضی کی اپوزیشن کہتی تھی کہ سیاسی گرفتاریاں ہو رہی ہیں، آج جمہوریت کے دور میں آج بھی ہم دیکھ رہے ہیں جمہوری دور میں وہی سب کچھ ریپیٹ ہو رہا ہے، تو کیا یہ ریپیٹ ہی ہوتا رہے گا؟ ہم نے اپنے ماضی سے کوئی سبق نہیں سیکھا؟ آپ کیا کہتی ہیں؟ بہت شکریہ ردا. مجھے پھر پتا ہوتا یہ پینل شو میں کبھی نہ آتی کیونکہ سارے ہمارے کالیگ عزت دار ہیں، لیکن پرابلم یہ ہے کہ جب ایسے شوز میں ہم بیٹھتے ہیں تو لوگوں کو مجبوری ہوتی ہے اپنا پارٹی موقف کو ڈیفینڈ کرنا ہوتا ہے. میری تو کوئی مجبوری نہیں ہے، الحمدللہ حق پہ کھڑی ہوں اور مجھے اپنے کالیگ کو نیچے دکھانا بالکل اچھا نہیں لگتا. لیکن 2-3 ضرور باتیں بتا دوں. بالکل مریم نواز کے ساتھ زیادتی ہوئی تھی جب رانا سارا نے اس کی اور اس کی والدہ کے بارے میں گندی باتیں کہی تھی.
बीबी शहीद ने राना सना को पार्टी से निकाला, उसको नून ने ले लिया। जिस पार्टी की बेटियों के बारे में उसने कचरा बोला तो वो आज नून लीग में बैठा हुआ। बहुत चाहती हुई मरियम नवाज से उसका दरवाजा नहीं तोड़ना चाहिए था होटल का, लेकिन आसिफ जरदारी की हुकूमत थी, उससे आज तक नहीं पूछा क्या। कन्वीनियंटली इमरान खान को हर चीज में डाल देते हैं, बट ठीक है, हमने बहुत सारे झूठ देखे हैं, आगे भी देखेंगे। बीबी शहीद के बारे में जो कचरा बोला जाता था खासकर नून लीग से, वो तो वीडियो रिकॉर्डिंग अवेलेबल है, तो मुझे और बोलने की जरूरत क्या। अच्छा, अल्लाह बीबी शहीद को बख्शे, उन्होंने कभी भी किसी से सिंपैथी नहीं मांगी, वो कभी नहीं कहती थी हाय मेरे साथ जुल्म हुआ, हाय मेरे साथ वो हुआ। वो पाकिस्तान ठीक करने आई थी। और यही मरियम नवाज को अपने वालिद के सामने उठाने की बात तो मुझे मेरी वालदा के सामने नहीं उठाया गया था। 35 मुश्तंडे आ गए थे हर डिपार्टमेंट से, हर एजेंसी से, और जब उठाया पहली बात ये की कि जी आप पहले नून लीग ज्वाइन करें या पीपल्स पार्टी या फिर क्या नाम है तरीन के पास चले जाएं या खटक के पास। मुझे तो उठाने आए थे तो ये गुंडे कहने आए थे। मरियम नवाज को तो चोरी से उठाया गया था, जो कहती मेरी पाकिस्तान में प्रॉपर्टी नहीं है, आधा गवादा इसका है। वो जो खर्चे करती है, जो 10-10 लाख का जूता पहनती, 20 लाख का जूता जिंदगी में एक दिन नौकरी नहीं की, कहाँ जाए वो सारे पैसे। माजरत के साथ सच्चा सच्चा होता है, झूठा झूठा होता है। इमरान खान में 100 कमजोरियां होंगी, बट चोर नहीं है, झूठा नहीं है, और कोई इसकी आजादी से ये हमने माइंस एंड मिलर्स नहीं मुंसलिक किया। तो मैंने क्लियर आपको बात बता दी कि एसेंशियली खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान को बर्बाद करने की फाइनल तैयारियां हो रही है और हम नहीं होने देंगे। मेरे हल्के में आपको एग्जाम्पल देती हूँ, अभी रिसेंटली गैस और ऑयल डिस्कवर हुआ है और हमारे लोगों ने द पावर्स दैट बी क्लियर मैसेज भेज दिया, अगर आपने यहाँ आने की कोशिश भी की, वर ऑन द बॉर्डर विद खैबर एंड अफगानिस्तान, तो फिर याद रखिए ये सड़कें तो पहले से भी बंद थी, फिर हमेशा के लिए बंद हो जाएंगी। हम खुद खड़े होंगे जिहाद के लिए, हमारे मिलने से माइंड हमसे कोई नहीं उठा के लेके जाएगा। इनफ इज इनफ, बहुत हो गया। 77 साल से हमारा खून बहाया जा रहा है, लहू लहान हो रहा है। अभी काटलंग शमोजों में 9 लोगों को जमीन बोझ कर दिया, पता नहीं किस किस्म के मिसाइल भेजे कि लोगों को टुकड़ों टुकड़ों करके हमने निकाला जमीन से और उनको दफन किया। ये कैसे दहशतगर्द थे कि वो वोटर लिस्ट पे भी थे, इमरान खान का कार्ड भी इनके पास था, और पता नहीं कौन से गायबाना दहशतगर्द उन्होंने मारे हैं कि उनकी ना कोई टोपी मिली है, ना कोई कपड़ा मिला है, ना उनका कोई हथियार ही मिल जाता कि आप लोगों ने जो दहशतगर्दों को मारने की कोशिश की, जी बड़ा हमने ऑपरेशन किया। मैं तो जल रही हूँ अंदर से। आप हमसे बात करते माइंड एंड मिनरल्स की और मरियम नवाज को उठाने की, आप तो आए दिन हमारी औरतों को बेवा कर देते, आए दिन हमारे बच्चों को मार देते हैं। हिसाब किताब तो अल्लाह करेगा ही, बट इंशाअल्लाह इस दुनिया में भी हिसाब होगा। जिसने हत्ती औरत पे हाथ उठाया वो जिस पार्टी में बैठा होगा उससे पूछा जाएगा, जिसने बेगुनाह बच्चे बेबी अमार को मारा उससे पूछा जाएगा, जिसने हाफिज अली शाह को कत्ल किया उससे पूछा जाएगा। आज तो ये ड्रामा हुआ है कि खान की बहनों को नहीं मिलने दिए जा रहा, उनके भाई से उनका आईनी हक है, कानूनी हक है। उन्होंने वहां धरना दिया, मैं भी वहां पहुंची, लेकिन मुझे 3 बजे पता चला, 4 घंटे का मैं डिस्टेंस कवर करके जब पहुंची 7 बजे तो सबको हटा दिया गया था। 10 गाड़ियां आ चुकी थी, कुछ अंग्रेज को अरेस्ट कर लिया था, खान साहब की बहनों को अरेस्ट कर लिया था। ये याद रखिए, कभी भी मरियम नवाज की वालदा पे इमरान खान ने हाथ नहीं उठाया, कभी भी। आज तक बेनजीर भुट्टो की बहन, आज तक फातमा भुट्टो जो असली भुट्टो है, उन पर किसी ने हाथ नहीं उठाया। उनका सियासत से कोई काम नहीं है। मैं सियासत में मुझे उठा लिया, मुझे कबूल था। जो सियासत के मैदान में आएगा उसको फिर अपने आप को तगड़ा करना होगा। ये रोने का काम नहीं चलेगा। और छोड़े, बीबी के साथ जो जियाउल हक ने किया उनके वालिद की शहादत के बाद, बीबी ने आज तक किसी किताब में वो रोना नहीं रोया कि हाय मैं लुट गई, हाय मैं बर्बाद हो गई। बेशक मेरी पार्टी की लीडर नहीं है, बस वो काबिल इज्जत थी बीबी शहीद, मैं इसलिए बता दूं। और बाय द वे बीबी शहीद के कातिल आज भी असेंबली में बैठे हैं, उसका हिसाब किताब किसी ने नहीं किया। तो जब तक पाकिस्तान में फातिमा जिन्ना का हिसाब किताब नहीं हुआ कि उसको किसने शहीद किया, कायद आजम का हिसाब किताब नहीं हुआ, और जब बेनजीर भुट्टो शहीद का होगा तो फिर पता चलेगा कि ये मुल्क कौन बर्बाद कर। ये ऐसी हवाई बातें होती है कि हमने ये किया, हमने वो किया। हकायक से बात करें, दुनिया सब कुछ देख रही है, हमारे बच्चे तंग आ गए हैं। एक गरीब आदमी को अब 37,000 जो हुकूमत का एक है ना तयन शुदा अमाउंट, क्योंकि 37,000 लो और इस पर खुशियां मनाओ। और ये अरबपति के बच्चे, चोर के बच्चे 1 रुपया जिंदगी में नहीं कमाया, 37 अरब की गाड़ियों में घूम रहे थे। हमारे 2 शहीद फौज के, पाकिस्तानी फौज के, उनको गधे पे उतारा जा रहा था पहाड़ से, और मैडम को जहाज मिला था जाने के लिए जॉर्ज सोरोस से मिलने के लिए। ये कोई तरीका? What kind of Pakistan is this? We will not allow things to continue this way. Let me assure you, it might take my generation, it might take another generation, but Pakistan will succeed, Pakistan will emerge, the past cannot be allowed to continue. अच्छा, इसमें एक चीज़ और बताइएगा शाहनाना साहिबा, वेरी क्विकली, क्योंकि टाइम भी ख़त्म हो रहा है हमारे पास, कि ये जो बिल लाया जा रहा है या लाया गया है, ये है क्या मिनरल्स एंड माइंस के हवाले से, जिस पे आपको मेजर एतराज़ है? ईस्ट इंडिया कंपनी के सारे एक्ट निकाल के देख लें, आपको पता चल जाएगा।
ईस्ट इंडिया कंपनी ने सारा इंडिया सर एक्वायर कर लिया था। ठीक हो गया। शेख आफ्ताब साहब, आप भी चूंकि पार्लियामेंट का हिस्सा है, मैं आपसे भी चाहूंगी कि इस पे वेरी क्विकली मुझे सिर्फ एक चीज बता दें कि ये जो बिल आप ला रहे हैं मिनरल्स एंड माइंस पे, उसमें आप चाहते क्या हैं? देखिए, अभी ये बिल प्रेजेंट ही नहीं हुआ नेशनल असेंबली के अंदर, अभी इस पे सोच विचार हो रही है, इसको दर्ज कर रहे हैं। मैं उस पर कोई कमेंट भी कर सकता हूँ कि जिस वक्त वो बिल आकर असेंबली का हिस्सा बन जाए और स्पीकर जो है उसे नेशनल असेंबली के सामने पेश कर दें और फिर कंसर्न स्टैंडिंग कमेटी को भेज दिया जाए, उस वक्त तक हम कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि आखिरी दिन तक चीजें आती रहती हैं। ठीक हो जब गया। बिल आएगा अच्छा, तो आपको भी पता चल। ठीक है हसन मुर्तजा साहब, वेरी क्विकली लास्टली आपसे भी, क्योंकि देखिए कैनाल्स के मामले पे भी नून लीग कहती है, हुकूमत कहती है कि सदर साहब ने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स पे साइन कर दिया और अब देखें आपको प्रॉब्लम हो रही है। इसी तरह से अगर एक पार्टी अपना जायज मुतालबा रख रही है, एक सूबे की हमायत कर रही है, तो इसको इस बात से मशरूत करना सियासी मामलात से ये गलत नहीं है? आपको लगता है हर बात तो हुकूमत की सही नहीं हो सकती ना? अब देखिए रिदा, कोई भी एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जो है वो प्रेसिडेंट के पास नहीं भेजा जाता साइन के लिए। एग्जीक्यूटिव ऑर्डर नहीं, दो ही किस्म के डॉक्यूमेंट्स हैं जो जाते हैं प्रेसिडेंट के पास। एक जो पार्लियामेंट एक्ट पास करती है वो जाता है और वो जब साइन होते हैं तो एक्ट बनता है। एक जो कोई ये उस पे कर रहे हो, लेजिस्लेशन के बिना कुछ चीजें पास कर रहे हो तो ये भेजे तो वो होती है। तीसरी तो कोई चीज प्रेसिडेंट साइन ही नहीं करता। और हम कई दफा कह चुके हैं कि अगर कोई ऐसी चीज आपके पास है तो वो आप ले आए, पब्लिक करें, लोगों को बताएं कि ये प्रेसिडेंट आसिफ जरदारी ने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर को साइन किया है। वो तो कहते हैं नेशनल सिक्योरिटी का प्रॉब्लम हो जाएगा ना। अगर कोई ऑर्डिनेंस है जी। तो यकीनन वो प्रेसिडेंट साइन करता है और वो एक्ट बनता है, या कोई लेजिस्लेशन करके भेजते हैं तो वो एक्ट बनता है प्रेसिडेंट के साइनों से। तीसरी तो कोई चीज है ही नहीं है। और बिल्कुल जैसे अभी कह रही थी, फरमा रही थी, वो बिल्कुल दुरुस्त है। ये तो अब कोई ऐसा रह ही नहीं गया कि कोई चीज ढकी छुपी है या आप किसी के सामने झूठ बोल लो और कोई उसको लोग मान जाएंगे। यकीनन अब वो टाइम आ गया है जब एपीएस के बेगुनाह बच्चों की शादियों का जो है वो हिसाब लिया जाएगा, उनके कातलों को किसने छोड़ा वो हिसाब लिया जाएगा, उनके कातलों को वापस ला के पाकिस्तान के अंदर मुसल्ला किसने सेटल किया वो हिसाब होगा। अब जो क्वेटा के अंदर हजारा कम्युनिटी के 100 से ज्यादा लाशें लेके ठंडी रातों में क्वेटा की सड़कों पे बैठे रहे, उनका हिसाब होगा। पारा चनाब के अंदर मरने वाले लोगों का हिसाब होगा, उनका पूछा जाएगा। अब तो यकीनन मैं नहीं समझता कि किसी भी हवाले से अगर हमारे फौजी शहीद हो रहे हैं तो उनकी शहादतों का जो भी जिम्मेदार है, जो भी उनकी शहीद करने वालों का या जारिया का या खारजी का साथ देता है या उसकी हिमायत में बात करता है तो वो पब्लिक के सामने होगा कि कौन इस मुल्क के अंदर अमन नहीं चाहता। फॉरेन फंडिंग का आप अगर देख ले, ठीक हो गया, यकीनन उसका भी बहुत हिसाब शुक्रिया होगा। हसन मुर्तजा साहब आपका, शानदाना गुलजार साहब आपका, शेख आफ्ताब साहब आपका, तीनों मौजूद मेहमानों का बेशक टाइम बिल्कुल खत्म हो गया है इसलिए। और चाहे कैनाल्स का मामला हो या माइंस एंड मिनरल्स का मामला हो, अवामी फायदे और भलाई में फैसले होने चाहिए। इसी के साथ जी अपनी मेजबान सफी को दीजिए इजाजत। पाकिस्तान जिंदाबाद।